समझ रहे हो, जान रहे हो कि अभी लॉकडाउन 1.5 महीना तक लगभग विद्यालय बंद हो गया। यस सर। ऐसी स्थिति में ये एक तरीका है ऑनलाइन पढ़ाई करने का। घर बैठे हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग जान सकते हो कि कैसे हम लोग मोबाइल का लाभ लें, नहीं कि मोबाइल में सिर्फ, है ना। तो इसी क्रम में विभाग का निर्देश आया है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करें। तो इसी के तहत आज दूसरा दिन है, हम लोग शुरू करते हैं, फिर से शुरू कर देते हैं अध्याय 1 का, कब कहाँ और कैसे इतिहास का, है ना। पिछली कक्षाओं में तुम लोगों ने पढ़ा था इतिहास में मध्यकालीन भारत। हमारा 6, 7 और 8 इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इस किताब में यानी इतिहास में हम लोग अष्टम वर्ग में आधुनिक काल के विषय में हम लोग जानेंगे। काल का विभाजन कैसे हुआ, इतिहास बीती हुई बातों को हम लोगों को अध्ययन करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा उसके रहन सहन, उसके कार्य प्रणाली, उसके भोजन, उसके वस्त्र आभूषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि का हम लोग सब अध्ययन करते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सृष्टि है वह परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहता है। इसी क्रम में समय के बीतने के बाद हर एक चीज में, सांस्कृतिक जीवन में, रहन सहन में, पोशाक में, अपने खान पान में, अनेक क्षेत्रों में पड़ता है। और इसी परिवर्तन बदलाव हो जाने से एक समय अंतराल के बाद कुछ अधिकांश क्षेत्रों में अत्यधिक परिवर्तन होने के बाद उसके काल में जो है अंतर दिखने लगता है और उसे हम लोग अलग काल में बांट लेते हैं। जिस प्रकार की प्राचीन काल में हमारा जो पूर्वज था जंगल में रहते थे, फल कंद मूल कच्चे मांस खाते थे, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, लोगों ने भोजन को पकाना शुरू किया और फिर वह पका करके खाना शुरू किया, धीरे धीरे कृषि करने लगा। इस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बाद में आगे चल करके धातु का आविष्कार हुआ, खोज हुआ, आभूषण का निर्माण हुआ, औजारों का निर्माण हुआ और खेती करने लगा। और आज तक हम लोग अब इस परिवर्तन को काल के इतिहास से अब तक के इतिहास में हम लोग जब देखेंगे आधुनिक काल के में आकर के, तो दिखाई पड़ता है कि एक कहाँ जो प्राचीन काल था जिसमें हम लोग बच्चे भोजन करते थे, और आज हमारा युग, हमारे हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है और हम पूरी दुनिया का जानकारी हम 1 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे प्राप्त। तो हमारा जो ये परिवर्तन का जो दौर है हमेशा बदलता रहता है। सुन रहे हो ऐसा? जिसके कारण हम बदले हुए जमाने को, बदले हुए समय को देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए ना, परिवर्तन के साथ अन्य देश, अन्य भागों में भी ये परिवर्तन कैसे हुआ और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया, ये सभी हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। तो परिवर्तन का सबसे पहला दौर, कुछ भी ऐसा होना चाहिए, जैसे तुम लोग कल्पना करो कि पहले हम लोग जो समाचार का, संदेश का वहन होता था, चिट्ठी के द्वारा अपने समाचारों को एक दूसरे के पास हम लोग भेजते थे, और आज हम लोग देखते हैं कि मोबाइल से हम लोग घर बैठे ही बात कर लेते हैं, यहाँ तक कि देख करके हम तो इसी क्रम में
हाँ, दिखाई पड़ रहा है? यस सर। रौनक, यस सर। स्क्रीन पर किताब आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो हम कल बताए थे, पुनर्जागरण तक हम लोग पढ़ चुके थे। फिर से दोहरा देते हैं, पुनर्जागरण, है ना? पुनः जोड़ जागरण, पुनर्जागरण का मतलब है हम लोगों का जो पहले से जो चला आ रहा था सिद्धांत, उसमें एकाएक बदलाव आया। यह समय था 15वीं शताब्दी, और यूरोप महादेश के इटली देश में ऐसा एक आंदोलन चला जिसमें से लोगों के मन में परिवर्तन की बात, यानी वह स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए वह प्रेरित हो उठा। लोगों एक दूसरे को ये प्रेरणा मिली कि हम पुराने सिद्धांतों पर चलते नहीं रहे, हम उसकी वैज्ञानिक पद्धति को, वैज्ञानिक पहलू को भी हम तलाशें। यदि कोई कहता है कि नहीं, कि पति के मरने के बाद पत्नी को भी उसकी चिता में जला दिया जाए, ये हमारा सिद्धांत कहता है, तो इसके बाद लोगों में एक प्रेरणा आई कि आखिर क्यों जिंदे व्यक्तियों को हम लोग क्यों हम मार देंगे। इस तरह की एक सोच, एक तरह का विचार, एक तरह का प्रश्न, क्यों हम लोग ऐसा करें, इसमें एक बदलाव आया। लोग सोचने लगा कि नहीं, हम पुरानी बातों को, पुराने सिद्धांतों को आंख मूंद करके, आंख बंद करके हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी सच्चाई को हम लोग जाने बगैर। तो यह प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी में इटली में आया, इसी को पुनर्जागरण कहा गया। लोगों के विचार में, लोगों के मन में पहले से चले आ रहे सिद्धांतों के प्रति सवाल खड़ा करने का जो समय आया, देख रहे तुम कि स्वतंत्र रूप से सोचने का जो है प्रेरणा मिली, और उसे प्रश्न उठाने का माने प्रेरणा मिला। वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। यह है पुनर्जागरण का मूल सिद्धांत। प्रश्न चिन्ह लगाने की आजादी लोगों को मिली कि हम कोई भी बात, यदि कोई कहता है अंधविश्वास की बात, तो हम उसे तब तक नहीं मान लेंगे जब तक कि उसे हम वैज्ञानिक पद्धति से सत्य नहीं खोज लेते हैं, उसका हम वेरीफाई जब तक नहीं कर लेते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसे अंधविश्वासों पर आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हुआ। आप लोग, तुम लोग अपने पूर्वजों से भी, हाँ सुन रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। पूर्वजों से भी पता करोगे तो पहले के समय में लोग यानी किसी पति का यदि निधन हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो तुम्हें पता होगा कि उसकी पत्नी को भी जिंदा जला, है ना? आज वैसा होता है? नहीं सर। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यही पुनर्जागरण का देन है। यही पुराना जो इटली में हुआ, लोगों के मन में जागृति हुई कि हम पुराने अंधविश्वासों को, पुरानी बातों को आंख मूंद करके, आंख बंद करके उसके रास्ते पर हम लोग नहीं चलेंगे, इसकी सत्यता को जाने बगैर। और धीरे धीरे यह विचारधारा इटली से निकल करके विश्व के अनेक देशों में, अनेक राज्यों में यह पहुंचा और इसका विस्तार हुआ। समझ गया? तो इस तरह की प्रवृत्ति तो समझ गया। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण पुनः जगना। हम गलत यदि कर रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो हम सही रास्ते पर आने के लिए हम जब सजग हो गए, जान गए, तो उसे ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो इसमें सवाल आता है कि पुनर्जागरण कब हुआ था? तो क्या बताओगे? 15वीं शताब्दी में। हाँ, 15वीं शताब्दी में। हाँ, और यूरोप के इटली में यह शुरुआत हुआ, और धीरे धीरे यह विचारधारा विश्व के अनेक देशों में यह विस्तार हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खोज यात्राएं, है ना? जब देखा कि धीरे धीरे दुनिया में अब
लोगों की स्वतंत्रता बढ़ी, वह सोचने लगा, वह खोजने लगा क्या कि हमारा यह विश्व, हमारा जो ब्रह्मांड, यह जो पर्यावरण, यह जो धरती का जो विकास है, फैलाव है, कहाँ कहाँ तक है, यह भी जानना चाहिए। जहां पर लोग रहता है, यूरोप के देश में ये सोचने लगा वहां के लोग कि आखिर हमारा ये जो पृथ्वी है, इसका विकास कहाँ तक फैला हुआ है। इन्हीं सोच ने लोगों को यह खोजने की प्रवृत्ति जगा दी उसके मन में। वहां के लोग सीमित मान्यताओं, सच्चाई जानने के साथ साथ वक्त नई चीजों को खोजने में भी प्रयास किए। इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। इसी के अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने के लिए प्रयास वह खोजने लगा। नाविक लोग यूरोप के जो समुद्री नाविक होते थे, वह उसके अंदर एक प्रेरणा होती थी, दुनिया के अन्य देशों की प्रवृत्ति होती थी, और इसी क्रम में वह जानना चाहता था कि हमारे पृथ्वी का फैलाव, हमारे अपने सामने, हमारे अगल बगल में कितने सारे देश हैं और वह कौन कौन है, यह उनको जानने की इच्छा हुई। और वह इसके तहत वह प्रेरणा पाकर वह प्रयास करना शुरू किया, नाव के माध्यम से यात्रा करने लगा। इतिहास में इस एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज भी प्रयासों का परिणाम है। पहले आज के समय जिस तरह रेल गाड़ी, बस, एरोप्लेन, ये सुविधाएं पहले नहीं थी। मात्र एक दूसरे के यहाँ जाने का, खोज करने का, यातायात का एकमात्र रास्ता यही था, समुद्री मार्ग था। क्या था? समुद्री मार्ग। इन प्रयासों से यूरोप के लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा, जिन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। समझ गया था? कोलंबस वह भारत खोजने के लिए निकला था 1492 ईस्वी क्रिस्टोफर कोलंबस, और वह क्योंकि वह उसका सही पता नहीं मालूम था, जिसके कारण वह कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। इसीलिए अमेरिका का खोजकर्ता कोलंबस को कहा जाता है ना? यस सर। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के बारे में भी आपने सुना होगा। वो 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। हाँ, इसलिए इतिहास में सवाल आता है कि भारत की खोज किसने की, तो इसका जवाब होगा पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा। और इसके बारे में आगे और विस्तृत से बताया जाएगा। वह 1498 में भारत का खोज किया। नए मार्गों और भूमार्गों की खोज का परिणाम यह हुआ कि यूरोप के अन्य देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। अब इन देशों के साथ व्यापार करने की जो प्रवृत्ति का विकास होने लगा, लोगों में ये चेतना जग गई कि अब रास्ता हो गया तो हम एक दूसरे देश की यात्रा करें और व्यापारिक संबंध स्थापित करें, अर्थात वहां से कुछ ऐसी चीजों का हम क्रय करें, खरीदारी करें जो हमारे देशों में नहीं है, और हमारे देशों में जो चीज है वह हम ले करके दूसरे देशों में बेचें, जिससे कि मुनाफा हो और व्यापार का विकास हो। इस तरह की प्रवृत्ति का भी विकास होने लगा। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति, इसी क्रम में जब रास्ता का निर्माण हो गया तो क्या होने लगा? व्यापारिक प्रवृत्ति का विकास होने लगा। लोग सोचने लगे कि हम कुछ सामान ऐसा करें जिससे कि हमको फायदा मिले, इसी क्रम में लाभ कमा सके। हाँ, लाभ कमा सके। इसी क्रम में पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। अब देखो, लोग अब सोचने लगे कि हम व्यापार करें। व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए।
है ना। तो Yes, पूंजी, sir. हाँ पूंजी अब मन में अब होने लगा लोगों का कि हम पैसा इकट्ठा करें, अपना पूंजी बनाएं, और इसी पूंजी से हम क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, अन्य देशों में Yes, अपने sir. सामान को, अपने उत्पाद को ले जाकर बेचेंगे, ताकि हमें अधिक से अधिक मुनाफा होगा, लाभ। Yes, sir. है ना। हाँ, इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। Laptop. और एक बार तुम जानते हो कि आगे ऐसे और विस्तृत से बताया जाएगा कि जैसे कि वास्को डी गामा हमारे देश में जैसे घूमने के लिए आया था, तो यहाँ से जो सामान क्रय करके ले गया, यानी कहीं पर जाता है तो जो लोग देखते हैं ना कि हम लोग भी कहीं जाते हैं, कुछ ऐसा चीज जो मिलता है उसको हम लोग संदेश में ले जाते हैं, तो उसी तरह यहाँ से जो सामान ले गया वास्को डी गामा, इत्र ले गया, क्या कहता है, मसाला ले गया, है ना, इन सारे वस्तुओं से उसे 60 गुना मुनाफा हुआ, है ना। Yes, sir. यह भी Yes, एक sir. कारण बनता है कि उन लोगों के मन में कि इतना मुनाफा, इतना अधिक पैसे कमा सकते हैं हम लोग, तो क्यों नहीं हम लोग सब मिलकर के पूंजी जमा करें और हम लोग भी व्यापार करें। इसी प्रवृत्ति Yes, में sir. पूंजी जमा करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो Yes. पूंजी जमा करने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम पूंजीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवाद। हाँ, पूंजीवाद कहते हैं। और धीरे धीरे लोगों में ना इसी प्रकार की प्रवृत्ति का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहते हैं। समझ गया? बता दिया Yes, sir. जैसे हाँ कि पूंजी जमा करने की जो प्रवृत्ति है उसे पूंजीवाद कहते हैं। और यूरोप में 15वीं शताब्दी में इस तरह का दौर आया कि लोगों में अधिक से अधिक पूंजी जमा करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसे ही पूंजीवाद कहते हैं। सामाजिक Yes, sir. व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीपतियों और श्रमिकों पूंजीवाद के और दो नए वर्गों दोनों का नए। उदय। दो Yes, नए sir. वर्ग हो गया। अब देखो, अभी भी हम लोग देखते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धनी होते हैं और कुछ लोग ऐसे जो गरीब होते हैं, है ना। Yes, sir. जिसके पास Yes, sir. धन है, पूंजी है, वह पूंजीवाद है। लोग उसको दूसरे शब्दों में अमीर भी बोलते हैं। तो यह प्रवृत्ति आज की नहीं है, हमारे 15वीं शताब्दी में ही ऐसा हो गया था। जो अधिक तेज तर्रार था, अधिक बुद्धिमान था, जो समय से पहले सजग हो गया, व्यापार में अपनी मेहनत को बढ़ाने लगा, तो उसके पास पैसा हो गया, पूंजी हो गया, तो वो अमीर हो गया। तो दो तरह का वर्ग उस समय बन गया। कौन सा वर्ग? एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक। Yes, sir. हाँ, दो वर्ग बन गया। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। Yes, sir. श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। पूंजीपति के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। अब देखो, पूंजीपति हो गया, पूंजी जिसके पास हो गया तो वह अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सोचेगा कि हम अधिक से अधिक उत्पादन करें ताकि हम अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। पूंजीवाद के विकास Yes, के sir. साथ साथ इसके तरीके में भी। अब मान लो कि कोई पहले हाथ से कपड़ा बनाता था, तो कुछ ऐसा हुआ कि मशीन का आविष्कार हो गया, है ना। आपको Yes, sir. याद होगा कि मध्यकाल में जुलाहे अपने हाथ से कपड़े तैयार करते थे और आधुनिक काल में कपड़े बनाने के लिए मशीन आ गए, है ना। मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। मतलब औद्योगिक क्रांति से कहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है ना। औद्योगिक Yes, sir. क्रांति, देखो, उत्पादन के तरीके में, है ना, बदलाव लाना, यानी उत्पादन के तरीके में मशीनीकरण का शामिल होना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। ठीक है। और Yes, sir. यह सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ और 18वीं
सदी के उत्तरार्ध में मशीनों के आविष्कार से उत्पादन में एकाएक वृद्धि होने लगा। जिस प्रकार की हम अभी कह सकते हैं, जिस प्रकार हमारे इतिहास में इंग्लैंड में 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई, उसी प्रकार हमारे 21वीं सदी में संचार क्रांति हुई, जिसका ही देन है कि आज हम लोग बैठ करके घर में दूर से हम पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम लोग अपने घरों में देखते हुए और सुनते हुए पढ़ाई कर रहे हो। यस सर। है ना? तो ये फायदा है। तो उस समय इसी तरह हुआ कि हाथ से कपड़ा बनाता था, तो मशीन आ गया। मशीन में आने से क्या हुआ, कम समय में अधिक कपड़े बनने लगे, है ना? उसका नाम दिया गया औद्योगिक क्रांति, है ना? आज का यह जो क्रांति है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संचार क्रांति, है ना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चीज हमारे देश में अभी क्रांति लाया है। तो ये दो चीज समझ गया। पूंजीवाद इसे कहते हैं, एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं कि व्यापार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक पूंजी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को पूंजीवाद कहते हैं। हाँ, और इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मशीनों के द्वारा की प्रवृत्ति का विकास हुआ, मशीनीकरण का इस्तेमाल होने लगा और हम इसे औद्योगिक क्रांति। आगे है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। दो शब्द है। उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफी तेजी से होने लगा। तुम लोग खुद समझ सकते हो कि जब कोई काम हाथ से होता है, यानी एक बैल और हल के माध्यम से यदि खेतों की जुताई किया जाए तो एक दिन में मुश्किल से एक खेत की जुताई होगी, लेकिन वही हम यदि ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करने लगेंगे तो एक दिन में संभवतः 10 खेतों की भी वह जुताई कर सकता है कि नहीं? सर। वही तरह से मशीनों से जब मेरा उत्पादन होने लगा तो क्या होगा, उसके लिए बेचने के लिए भी वो चाहिए ना। हाँ, बेचने के लिए स्थान चाहिए, बाजार चाहिए, ताकि हम सामान को बेचें, तभी तो मुनाफा होगा। पल्लवी कुछ बोल रही क्या? रेज कर दी है, अच्छा नहीं जानती होगी। हाँ, तो हम लोग बता रहे थे कि अधिक से अधिक उत्पादन होने के साथ ही बाजार की आवश्यकता होगी वस्तुओं को बेचने के लिए, साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता होगी। दो जरूरत हो गया क्या चीज का, जैसे कपड़े बनाएंगे, अधिक से अधिक कपड़े बनाएंगे तो उसको के लिए बाजार चाहिए, ताकि जल्दी से माल खपेगा तो बिजनेस रहेगा। और दूसरा कि जब हम अधिक से अधिक वस्त्र तैयार करेंगे, कपड़े तैयार करेंगे या कोई भी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, कच्चे माल की आवश्यकता होगी। जैसे हम चीनी बनाएंगे तो हमको ईख चाहिए, कपड़ा बनाएंगे तो हमको जूट यानी कपास की जरूरत होगी, रुई की जरूरत होगी, है ना? ये दो चीजों की आवश्यकता अब धीरे धीरे यूरोप के देशों में, जहां पर की उद्योगों की स्थापना हुई थी, मशीनों की स्थापना हुई थी, इन लोगों को दो चीजों की आवश्यकता महसूस होने लगी। पहला, बाजार की, जहां उत्पादित वस्तु को बेचा जाएगा। दूसरा, उत्पादित वस्तु को उत्पादन करने के लिए, वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ने लगी। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया पर क्या करना पड़ने लगा, खोजने की जरूरत पड़ने लगी कि आखिर हम इन सामानों को बेचने के लिए कहाँ जाएं। तो वह धीरे धीरे वह अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने लगा, है ना? जब तक वह सामान को नहीं बेच पाएगा तो उसका सामान क्या होगा, पूंजी फंसा रहेगा, मुनाफा नहीं होगा, है ना? तो केवल कच्चे माल सस्ते दामों में मिलने लगा। अब वह दूसरे देशों से व्यापार को फैलाने लगा और कच्चे माल को वहां से खरीदने लगा, है ना? और
तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। यह सोचना एक तरह का समाजवादी प्रवृत्ति का शुरुआत है। बात समझ गया? यस सर। आज तुम ऐसा देख रहे हो ना कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति जो हटिया में कुछ सामान बेचता है, तो तुम देखा होगा कि वहां प्रतिदिन एक ही जगह पर वह बेचता है जाकर के, देखे हो ना? हाट में जहां पर बेचने के लिए जाता है, एक जगह पर ही वह अपना हाट लगाता है, वहां बेचता है। वह उसका एक तरह का वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसी तरह यूरोप के देशों ने अपने सामानों को बेचने के लिए और कच्चे माल को खरीदने के लिए कुछ देशों को वह अपने कब्जे में ले लिया। समझ गया? यस सर। हाँ, अपने कब्जे में ले लिया, अपने अधीन कर लिया कि नहीं, हम अपने सामानों को आपके यहाँ बेचेंगे और तुम्हारे यहाँ जो कच्चा सामान है उसकी खरीदारी हम ही करेंगे। इस तरह की प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहते हैं। तो यह कहाँ होगा? यह जो शक्तिशाली देश रहेगा वो साम्राज्य स्थापित करने वाला होगा, और जो गरीब होगा उसके ऊपर वो अपना आधिपत्य जमा लेगा। 18वीं में शुरू हुई यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाए, और बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को उपनिवेशिक युग भी कहते हैं। पता होगा कि वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में वहां आया था, देखने के लिए आया था, खोजने के लिए आया था, और आगे चल करके वह क्या करने लगा? वह दूसरे बार जब आया तो व्यापार से आया, व्यापार करने की मंशा से आया। और वही प्रवृत्ति जब हमारे देश के राजाओं ने उसको, जमोरिन ने कालीकट के तट पर जब आया तो उसे इजाजत दे दिया रहने के लिए, उसको व्यापार करने के लिए। इजाजत मिलते ही वह धीरे 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 अपने बाजार की भी यहाँ तलाश कर लिया। अपने देश में वह तैयार किए हुए वस्त्र को, रेशमी वस्त्र को भी यहाँ पर बेचने लगा। और यही उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति ने हमारे देश को धीरे धीरे गुलाम बना दिया। इस तरह न जाने कितने देशों को इंग्लैंड ने और फ्रांस ने, यूरोपीय देशों ने गुलाम बनाया, और अपने तैयार माल बेचने के लिए, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए, अधिक से अधिक अमीर होने के लिए इस तरह की प्रवृत्ति का विकास किया। इस तरह के कार्य को, इस तरह के कार्यक्रम 18वीं शताब्दी में उन्होंने किया, और इस युग को उपनिवेशिक युग कहा गया। समझ गया? तो हमारा भी देश इसी उपनिवेशिक युग का शिकार हुआ, उपनिवेशिक कार्य का शिकार हुआ, साम्राज्यवादी शिकार हुआ, और आगे चल करके गुलाम हो गया। सभी को पता है, इस बॉक्स में दिया हुआ है कि साम्राज्यवाद राजनीतिक अथवा अन्य तरीकों से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। और पहले तो वह व्यापार करने के लिए आया, और धीरे धीरे वह हमारे राजकाज में भी हस्तक्षेप करने लगा, और हमें अपने घरों से बेदखल कर दिया। अर्थात हमारे शासन हाथों से, हमारे हाथों से लेकर वह अपने हाथों में ले लिया, और हमारे राजनीतिक प्रभुत्व भी वह हमारे देश में किया। तो आज इतना ही।